जय हिंद दोस्तों। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर हो या एथर 450X, मेरे सब्सक्राइबर्स का बार बार यही क्वेश्चन होता है, क्या इन स्कूटर्स पर बिठा के हम 3 लोगों को खींच सकते हैं? साथ ही इस पे कितना लोड रखा जा सकता है, लोडिंग कैपेसिटी क्या होती है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि अपने भारतीय भाइयों के लिए इस बारे में एक वीडियो बनाऊं और जानकारी साझा कर दूं। इसके लिए मैंने कुछ सिंपल फिजिक्स का यूज़ किया है और आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल सहित सब समझा दूंगा। बस आप वीडियो पूरी देखिएगा तभी समझ आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या कैलकुलेशन होती है इस लोडिंग कैपेसिटी के पीछे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि आपके लिए मैं ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँ। देखिए, कोई भी गाड़ी हो, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल या डीजल, सब कुछ इंजन की पावर पे डिपेंड करता है। इतना तो आप समझते ही होंगे। और पावर का सीधा मतलब इंजन की रोटेटिंग शाफ्ट की टॉर्क पे डिपेंड होती है, जो पीछे के पहियों पे गियर्स की मदद से ट्रांसफ़र की जाती है और इसीलिए ट्रांसमिशन यानी कि गियर्स का यूज़ किया जाता है। यानी किसी भी गाड़ी का पावर टू वेट रेशियो उस गाड़ी की ताकत को दर्शाता है। अगर पावर टू वेट रेशियो ज़्यादा है तो गाड़ी जल्दी पिकअप लेगी और ज़्यादा पावरफुल होगी। लेकिन जब आप दो गाड़ियों को कंपेयर करते हैं तो वेट भी बहुत कुछ मैटर करता है। चलिए आगे मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। यहाँ मैं एक बात बोल रहा हूँ कि 8 पे चलते हैं लेकिन 58 पे भरोसा नहीं। आगे आपको सब समझ में आ जाएगा मैंने ये बात क्यों कही। चलिए पहले आपको एक पेट्रोल मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, जिसे आप अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की पावर के बारे में खुद ही समझ आ जाएगी और मैं बता भी दूंगा। रेफरेंस के लिए मैंने हीरो स्प्लेंडर का एग्जाम्पल लिया है, जिस पे आपने पहले ही देखा होगा लोग 4-4 लोगों को बिठा के चलाते हैं इंडिया में। चलिए आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, लेकिन आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये समझिए कि इंजन की शाफ्ट पे जो टॉर्क होती है और जो पीछे के पहिए पे होती है वो अलग अलग होती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, लेकिन इनको कनेक्ट करने का भी तरीका होता है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब एक काम करिए, हीरो स्प्लेंडर इंजन टॉर्क को गूगल पे सर्च करिए। इसमें आपको दिखाई देगा कि 8.05 न्यूटन मीटर एट द रेट ऑफ 6000 आरपीएम। अभी आप आरपीएम को तो कोने में रखिए। अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे हैं तो आपको ये ज़रूर समझ आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8.05 न्यूटन मीटर की टॉर्क स्प्लेंडर के इंजन शाफ्ट पे है, तो फर्स्ट गियर रेशियो से मल्टीप्लाई होने के बाद आप पिछले पहिए पे टॉर्क निकाल सकते हैं, जो मैक्सिमम आपको मिलेगी। यानी हमें अगर गियर रेशियो कहीं से मिल जाए तो हम टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं पिछले पहिए पे। चलिए अब आपको सिंपल बताता हूँ कि आप गियर रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्प्लेंडर का चेन स्प्रॉकेट तो आपने देखा होगा, जिसमें आपको 2 दांत वाले पहिए मिलते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। पिछले वाले स्प्रॉकेट व्हील के जो दांत हैं उसको आप आगे वाले स्प्रॉकेट व्हील के दांतों से डिवाइड कर दीजिए। स्प्लेंडर में पीछे होते हैं 43 दांत और आगे वाले स्प्रॉकेट के पहिए में होते हैं 14 दांत। यानी अब आपको गियर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए 43 में 14 का भाग देना पड़ेगा, यानी ये रेशियो आया 3.07। चलिए अब इस गियर रेशियो को टॉर्क से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो आपको इंजन शाफ्ट में मिल रही थी। यानी 3.07 का आप 8.05 में मल्टीप्लाई करिए, जो लगभग 24 न्यूटन मीटर पे आता है। यानी इस स्प्लेंडर में आपको 24 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क मिल सकता है, और ये टॉर्क आपको फर्स्ट गियर में ही मिलेगा। यानी 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी बहुत होता है, 4 लोगों को बिठा के आराम से खींच पाएंगे आप। चलिए अब ओला S1 और ओला S1 प्रो के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में सेम 8.5 किलोवाट की पीक पावर जनरेशन की मोटर लगी है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर किसी को नहीं मिला है, इसलिए हम लोग इसका सिंगल गियर रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अभी हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आगे देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। लेकिन एक बात तो आपने लिखी हुई देखी होगी कि ओला S1 की मैक्सिमम टॉर्क जनरेशन कैपेसिटी जो है वो है 58 न्यूटन मीटर, और ओला S1 प्रो की है लगभग 64 न्यूटन मीटर। ये मैंने सिर्फ रेफरेंस वैल्यूज़ उठाई हैं, ये कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे कहा था कि 8 पे चलते हो लेकिन 58 पे भरोसा नहीं। मोटर की टॉर्क इतनी ज़्यादा है कि हमें पिछले पहिए की टॉर्क कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्प्लेंडर आपको पिछले पहिए पे 24 न्यूटन मीटर की टॉर्क दे रहा है, लेकिन ओला आपको मिनिमम 58 न्यूटन मीटर की तो अपनी शाफ्ट पे ही दे रहा है, जो पिछले पहिए पे कम से कम 3 गुना होगी। साथ ही आपको बता दूं कि ओला S1 का वेट लगभग 125 किलो है और हीरो स्प्लेंडर का एवरेज वेट भी लगभग 120 किलो है। तो पावर टू वेट रेशियो भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसी का ज़्यादा आएगा जिसकी टॉर्क ज़्यादा है। शायद अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियों से कितनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं।
यानी आप स्प्लेंडर से ज़्यादा लोडिंग कर सकते हैं, वो आपको आराम से खींच लेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर। बस ओवरवेट आपके स्कूटर के चैसी को ना तोड़ दे, इतना ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि अगर आप ज़्यादा लोडिंग करेंगे तो आपकी रेंज पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब मोटर ज़्यादा करंट लेती है बैटरी से। उम्मीद है आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं दे पाया हूँगा और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप कितनी लोडिंग कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर काजा हिमाचल प्रदेश में घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर में दम नहीं होती क्या वो पहाड़ों पे जा पाता, खुद समझिए, और मैंने आपको इतनी कैलकुलेशन करके बता भी दिया है। साथ ही आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार भी राइमैक निवेरा है, कोई इंटरनल कंबशन इंजन इसे नहीं हरा सकता। उम्मीद है मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आपको कुछ हेल्प करेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद दोस्तों।